आज हम बात करेंगे कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र में पिछले 2 महीनों में 10 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या ये किसी बड़े खतरे का अंदेशा है? और इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया है कि आप बताएं कि आपकी तैयारी क्या है। तो आज समझेंगे कि असल में ये छोटे छोटे भूकंप के झटके क्या संदेश दे रहे हैं और क्या किसी बड़े भूकंप के झटके को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र यानी कि एनसीआर रीजन तैयार है, क्या तैयारियां होनी चाहिए। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। रणदीप कुमार राणा हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं एनडीआरएफ से, आपका स्वागत है। हमारे साथ जियालाल गौतम हैं जो कि साइंटिस्ट हैं सिस्मोलॉजी आईएमडी से, स्वागत सर आपका। और सुधीर कृष्णा सर हैं, फॉर्मर मेंबर नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड से, आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत गौतम साहब मैं आपसे करना चाहूंगा कि पिछले 2 महीनों में करीब 12 से अधिक बार हल्की तीव्रता के ये झटके क्या इशारा कर रहे हैं इस रीजन में? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली जोन 4 में है और जोन 4 में होने के नाते ये जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, उसके कारण हिमालय बना जो लाखों साल पहले, सो वो पूरा एक्टिव रीजन है, राइट फ्रॉम हिंदू कुश से लेके और हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक। उसी के 200-250 किलोमीटर करीब हमारी दिल्ली एनसीआर है और दिल्ली एनसीआर इटसेल्फ इसके आसपास भी कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, कुछ लीनियामेंट्स हैं। तो जो रिसेंट एक्टिविटी हो रही है ये उन्हीं जो फॉल्ट लाइंस हैं उनके अलोंग हो रही है। तो जैसे कि रोहतक के आसपास जो इवेंट्स आ रही हैं वो देहरादून और महेंद्रगढ़ फॉल्ट के अलोंग आ रही हैं। दूसरा जो ग्रेटर नोएडा में था वो मथुरा फॉल्ट के अलोंग है। जो दिल्ली एनसीआर में जो दूसरी इवेंट्स आई थी वो कुछ लीनियामेंट्स हैं या दिल्ली हरिद्वार रीज है उनके अलोंग में आई है। तो इस तरह से एक्टिविटी ये नॉर्मल एक्टिविटी है। इससे ये नहीं है कि कोई बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं आने वाला। देखिए, प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है अर्थक्वेक के केस में विद रिगार्ड्स टू स्पेस, टाइम एंड मैग्नीट्यूड। मीन्स कहाँ कितना बड़ा और कब आएगा, तो सटीक रूप से कोई साइंटिफिक टेक्निक अभी तक दुनिया भर में नहीं हो पाई है और नॉट ओनली इन इंडिया। तो इस तरह की जानकारी पहले नहीं बता सकते। लेकिन गौतम साहब, कहा जा रहा है कि क्या अगर छोटे छोटे कई भूकंप के झटके आते हैं तो उसके बाद इसकी आशंका बढ़ जाती है कि कोई एक बड़ा भूकंप आ सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो एक बड़े अर्थक्वेक के पहले कुछ अर्थक्वेक्स आते हैं जिनको हम फोर शॉक्स कहते हैं, फोर शॉक्स, और जो बड़े अर्थक्वेक के बाद होते हैं वो आफ्टर शॉक्स होते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि कल को कितना बड़ा आएगा, कब आएगा। तो अगर वो बड़ा आएगा तभी तो हम इनको फोर शॉक्स मानेंगे या प्रीकर्सर्स मानेंगे। अगर वो बड़ा आएगा ही नहीं तो कैसे आप कह सकते हैं कि बड़ा। दूसरी थ्योरी एक ये भी बोलते हैं लोग कि छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं तो रिलीज हो जा रही है एनर्जी। वो भी नहीं कह सकते क्योंकि एक मैग्नीट्यूड यूनिट चेंज में 32 गुना एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि आप 4 का अर्थक्वेक लीजिए और 5 का अर्थक्वेक लीजिए, तो 5 के अर्थक्वेक में 32 गुना एनर्जी रिलीज होगी इन कंपेरिजन टू 4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। तो इस तरह से इतने अर्थक्वेक तो नहीं हो पाए हैं कि एनर्जी रिलीज हो गई। तो मेरा मतलब ये है कि आप फोरकास्ट या प्रेडिक्शन अभी नहीं कर सकते कि बड़ा आएगा या नहीं आएगा। और क्या ये जो भूकंप के झटके पिछले 2 महीनों में आए हैं ये अलग अलग प्लेट या जो रीजन है वो है इसलिए हम कह सकते हैं कि सेफ है, या ये एक्टिविटी अगर किसी एक खास जोन में स्पेसिफिक एक रीजन पे हो तो ज्यादा खतरा होता है? नहीं, ये अलग अलग सोर्स जोन थे इनके। जैसे मैंने बताया, महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट पे कुछ आए हैं, कुछ आपके मथुरा फॉल्ट पे आए हैं, कुछ और लीनियामेंट हैं या कुछ दिल्ली हरिद्वार रिज के और इसके बीच में कुछ आए हैं। इस तरह से अलग अलग सोर्सेज हैं, एक जगह नहीं आए। अलग अलग फॉल्ट लाइन पे अगर इस तरह के झटके हैं तो वो चिंता की बात नहीं। अगर एक फॉल्ट लाइन पर ज्यादा बार आते हैं कम समय में तो ज्यादा चिंता की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि आगे आने वाला बड़ा भूकंप आएगा या नहीं आएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे भूकंप पहले भी आते रहे हैं, ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है। तो 2008 में भी इस तरह के बहुत सारे अर्थक्वेक आए थे और पहले भी दिल्ली में तो आते रहे हैं।
तो ऐसा एबनॉर्मल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये फोरकास्ट या प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। एक सवाल और उसके बाद मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा गौतम साहब की, फिर ऐसा क्यों है कि ये कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर रीजन ज्यादा खतरनाक है भूकंप के नजरिए से या भूकंप आने को लेकर? देखिए, ये इसलिए है, जैसे मैंने बताया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। सो 150-200 किलोमीटर पे भी अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक, क्योंकि वहां एक्सपेक्टेड होता है, हिमालय जोन में कोई भी कहीं भी बड़ा अर्थक्वेक, लेकिन जैसे मैंने बताया कहाँ कितना बड़ा कब आएगा वो नहीं बता सकते, लेकिन वहां क्योंकि पूरा हिमालय जोन जो है वो बड़ी हमारे फॉल्ट लाइन है, तो उसके ऊपर बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना हमेशा रहती है। तो वहां अगर अर्थक्वेक आता है तो फिर उसका असर 200-250 किलोमीटर तक आ सकता है। इसलिए, और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, कुछ फॉल्ट लाइंस दिल्ली के अलोंग है, दिल्ली एनसीआर के, तो उसकी वजह से इसको जोन 4 में रखा गया है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप भुज अर्थक्वेक लें, तो भुज अर्थक्वेक जब हुआ था तो उससे 250 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी बिल्डिंग्स गिरी। तो इतनी दूर पे भी कई बार बड़े जो अर्थक्वेक होते हैं वो नुकसान कर सकते हैं। ओके सुधीर सर, अब मैं आता हूं कि दिल्ली एनसीआर में अगर, क्योंकि कई सारी फॉल्ट लाइन इसके आसपास हैं, इसलिए खतरे का अंदेशा ज्यादा है। हालांकि इसकी भविष्यवाणी या इसका प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है अब तक दुनिया के अलग अलग देशों में जो इसके उदाहरण हैं, लेकिन खतरे के नजरिए से दिल्ली एनसीआर रीजन की बनावट जो है, और खास तौर पर जो कहा जाता है कि लैंड क्वालिटी, यानी कि जो मैं कहूँ कि जमीन में मिट्टी का जो बनावट है, उसका जो संरचना है, वो काफी खतरनाक कही जाती है। कितना बड़ा खतरा बनावट, आबादी और डेंसिटी के लिहाज से? देखिए, एक तो ये है कि दिल्ली जोन 4 में है और जोन 5 इज द हाईएस्ट कहते हैं वल्नरेबल जोन है, जो कि नॉर्थ हिमालयाज वगैरह हैं, हिमालय से लेके और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और अंडमान निकोबार और जैसा गौतम साहब ने बताया टर्न ऑफ कच्छ वगैरह, उसके नीचे हम आ रहे हैं। तो दिल्ली जोन 4 में है, तो हाई जैसे वल्नरेबिलिटी है। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है शहरों में, और दिल्ली ख़ास तौर से इस जोन 4 में पॉपुलेशन ज़्यादा होने से उसका इम्पैक्ट जो है, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसलिए दिल्ली के लिए इसकी अहमियत ज़्यादा है जोन 4 में होने की, और जो भी इसके जो फॉल आउट होने हैं, तो इसको ध्यान में रख के हमारे लिए। और ये ख़ास बात दिल्ली की ये भी है कि बड़ी तादाद यहाँ पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जोन में है। लोग यहाँ पर, स्लम की पॉपुलेशन बहुत है, स्लम में बिल्डिंग रेगुलेशन कंट्रोल जो हैं वो वीक हैं, इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो लोग फ्लोर पे फ्लोर ऐड करते जाएं। और इसलिए कि भूकंप के हल्के झटके से भी उसका इम्पैक्ट जो है, भूकंप अपने में अगर प्रॉपर ढंग से गाइडलाइन फॉलो की जाए तो उसका इम्पैक्ट जो है कम होगा, डेंजर उसका जो फॉल आउट होगा या, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो अनरेगुलेटेड होंगे तो उसका डेंजर ज़्यादा होंगे। आपको याद होगा जब लातूर में एक बड़ा फेमस अर्थक्वेक आया था, तो उसमें अर्थक्वेक से लोगों की जानें उतनी नहीं गई जितनी कि इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग के जो टाइल पे लोगों ने बना रखी थी, पत्थरों की टाइल घर में लगाई थी, वो टाइल, एक टाइल गिरी सर के ऊपर और कहा गया अर्थक्वेक से मर गए, लेकिन वो इतना पूरा पुअर कंस्ट्रक्शन था। तो इसलिए इसमें जो है प्लानिंग और गवर्नेंस के इश्यूज भी बहुत इन्वॉल्व हैं। और मैं ये कहूँगा कि हमारे पास उसको मीट करने के औजार भी बहुत हैं, जैसे कि लीगल औजार भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव उसके हथियार भी हमारे पास हैं। तो लीगल हथियार अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में बताऊं थोड़ा आपको। जी बिल्कुल सर। अच्छा, तो लीगल ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो राणा साहब भी बताएंगे संभवतः अपने जब उनका टर्न आएगा। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है। डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी है 2009 की। इसमें यह कहा गया कि हर एक स्टेट एक अथॉरिटी बनाएगा, नेशनल अथॉरिटी होगी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होंगी, और ये अपने अपने एरिया के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएंगी। तो हमारे ये कहना है कि दिल्ली, जो अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और या दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है, जो मेरे ख्याल से उन्होंने बना रखा है, उसको चाहे अपडेट करना चाहें वो हालात को देखते हुए, और उसके तहत हर एक म्यूनिसिपैलिटी को अपने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने पड़ेंगे। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ, जिसके लिए कि फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से शुरू होके पॉलिसी है 2009 की,
और उसके तहत बहुत खूबसूरत गाइडलाइन बनाई है शहरी विकास मंत्रालय की, विच आर कॉल्ड URDPFI गाइडलाइंस, अर्बन एंड रीजनल प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन है। और मॉडल बिल्डिंग बायलॉज बने हैं 2015 और 16 के ये हैं, और इन डॉक्यूमेंट में बताया गया है। और इसके साथ साथ 2016 में देखिए कड़ी चल रही है, सरकार की ओर से बड़े प्रयास हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी, उन्होंने प्रोफेसर आर्या के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई, उन्होंने दिल्ली के लिए सीज्मिक फॉल्ट जोन्स की एक स्टडी करी, और वो रिपोर्ट बहुत उम्दा रिपोर्ट है, जिसमें कि दिल्ली का एक अकेले, दिल्ली देखिए राज्य तो है मगर वो शहर भी है, बहुत बहुत डेंसली इनहेबिटेड एरिया है ये। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज माइक्रो जोनेशन किए हैं। जो आपने सॉइल की बात कही है, माइक्रो जोनेशन जो है वो सॉइल का ही आपने बिल्कुल सही कहा, वो कि वो सॉइल जो है, देखिए अर्थक्वेक तो आ रहा है लेकिन वो सॉइल पे डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो दिल्ली की सॉइल जो है वो माइक्रो, वो भी नहीं दिल्ली के एज सच होल नहीं, बल्कि लोकलाइज दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो हैं, जो दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने प्लान बना के दिया है कि इसमें माइक्रो जोनेशन किया है, यहाँ सॉइल कैसी है, फॉल्ट लाइन क्या क्या है, ये सब उन्होंने बना के दे दिया। 16 का है, बहुत पुराना भी नहीं है। तो अगर उसको ध्यान में रख के जो मास्टर प्लान हैं और जो लोकल एरिया प्लान्स हैं, हमारे जोनल प्लान्स हैं, दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने अपने जोनल प्लान बनाए हैं और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान बने हुए हैं, इनको रिविजिट करना होगा, क्योंकि वो 2016 की स्टडी है, आते आते 17 हुआ, अभी हम 20 में हैं। उसको स्टडी करके प्लान में ये देखना होगा कि इसके तहत जो फॉल्ट लाइंस हैं और जो हमारे हैबिटेशन पैटर्न है उसको ओवरले करना होगा एक के ऊपर। जो जियो मैप्स हैं हमारे, वो उन मैप्स को हमें एक के ऊपर एक ओवरले करके देखना होगा कि फॉल्ट लाइन और कंस्ट्रक्टेड एरिया जो हैं उसमें भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो कि ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ये सब कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। तो ये तो लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ये कहता है कि आप बताइए कि तैयार कितने हैं, तो राणा साहब ऐसे में सवाल ये कि तैयारी को हम क्या दायरा उसको समझें, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर स्थानीय सरकार, और जब दिल्ली एनसीआर की बात होती है तो कई और राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं, उन सब की जिम्मेदारी बराबर की आ जाती है, या फिर जैसे कि कृष्ण साहब कह रहे हैं कि जो पुराने रिपोर्ट और जो रूल्स हैं वो बहुत बेहतरीन रहे हैं, लेकिन क्या उसे रिविजिट करने का वक्त है कि उसमें से कितने हम लागू कर पाए हैं? विन जी, इसमें 4 बिंदुओं पे मैं बात करना चाहूँगा, और मिस्टर गौतम ने और मिस्टर सुधीर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि क्या हमें और आगे करने की ज़रूरत है और आज हमारी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो जो अभी ट्रेमर्स पिछले 2 महीने से दिल्ली में फील हो रहे हैं, जैसा मिस्टर गौतम ने बताया, एक तो इनका कोई सिंगल सोर्स नहीं है, अलग अलग प्लेट से जनरेटेड हैं। इससे पैनिक होके लोग ये सोचें कि ये किसी बड़े अर्थक्वेक का आभास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इन ट्रेमर्स को लेके लोगों को ये खतरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ये किसी बड़े आने वाले अर्थक्वेक की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि दिल्ली एनसीआर रीजन जोन 4 में है, और उसका एक मुख्य रीजन जो मिस्टर गौतम ने बताया कि जो हिमालय में अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उसका भी दिल्ली एनसीआर रीजन पे काफी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। जोन 4 के साथ साथ हम लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि दिल्ली एनसीआर रीजन वर्ल्ड का एक काफी सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरियाज में भी आता है, जो इस खतरे को बढ़ा देता है। और जैसा कि मिस्टर सुधीर ने एक्सप्लेन किया, अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमिना है, वो होता ही रहेगा। अर्थक्वेक से खतरा नहीं है, खतरा है अर्थक्वेक के दौरान अनसेफ स्ट्रक्चर्स के गिरने से। और दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो कि किसी भी, अगर हम हिस्से को देखें सब कॉन्टिनेंट के हमारे, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है जो मैसनरी स्ट्रक्चर्स हैं, और कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक में भी जिनसे गिरने से काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसमें अभी हम करने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहली बात तो पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिपरेशंस की ज़रूरत निश्चित तौर पे है। प्रिपरेशंस में दोनों ही चीज़ें आती हैं, जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, बिल्डिंग्स की सेफ्टी है, उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। उसमें ना सिर्फ सरकार को बल्कि विभिन्न एजेंसीज को, बिल्डर्स को
और इस एरिया में रहने वाले आम लोगों को सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। बिल्डिंग्स में भी दो तरह की बिल्डिंग्स हैं, एक तो जो पहले से बनी हुई हैं, काफी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में क्या किया जाए उसके बारे में भी एनडीएमए ने काफी डिटेल में गाइडलाइंस इशू की है। उनका रेट्रोफिटिंग किस प्रकार से किया जा सकता है। विभिन्न म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने भी अपने अपने कॉरपोरेशन एरिया में ऐसी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं कि ऐसी बिल्डिंग्स को रेट्रोफिटिंग के लिए क्या प्रयास किए जाए। को ही एनडीएमए ने एक मीटिंग इस बारे में बुलाई थी जिसमें एनसीआर में आने वाले सभी राज्य शामिल थे और इन सब तैयारियों का उन्होंने भी सिलसिलेवार इसको रिव्यू किया और इस पे सरकारी जो एजेंसीज हैं वो तो निश्चित तौर पे काफी एक्टिवली काम कर रही हैं, लेकिन इसमें जरूरत है आम लोगों की भागीदारी की भी। वो भागीदारी किस रूप में हो, वो दो तरीके से मैं मानता हूं कि लोगों की भागीदारी हो सकती है। कि अपने घर जो बनाएं, जो नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो नए घर बना रहे हैं, एनडीएमए गाइडलाइंस में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी आसानी से समझे जा सकने वाले गाइडलाइंस दिए हुए हैं। नए घर बनाने वाले उन गाइडलाइंस को फॉलो करके अगर घर बनाएंगे तो ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। जो पुराने घर हैं, जिन्होंने एक मंजिल पे 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल बनी है, वो भी उन गाइडलाइंस का फायदा उठा के अगर रेट्रोफिटिंग करते हैं तो वो उनकी सुरक्षा में काफी बड़ा रोल अदा करेगा। उसके साथ साथ जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, क्योंकि जब भी कोई अर्थक्वेक आएगा, जैसा मिस्टर गौतम ने बताया, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कब आएगा, आने के बाद ही पता चलेगा। इसके लिए जब तक लोग पहले से ही जागरूक नहीं होंगे तब तक नुकसान होने के बाद कार्रवाई करना तो फिर एक नुकसान का प्रभाव को कम करने की कोशिश होगी। तो राणा साहब, सवाल ये है कि जो गाइडलाइंस, जो मानक हमने बिल्डिंगों को लेकर या फिर नई सोसाइटियों को बनाने को लेकर बनाए हैं, क्या सुधीर सर वो लागू हो रहे हैं या लागू हुए हैं एनसीआर में? ये कैसे रिविजिट या रीचेक हो रहा है? और शायद कोड का मकसद भी यही है कि वो तमाम गाइडलाइंस जो इसे लेकर सरकारों ने तैयार किए हैं वो वाकई क्या अमल में लाई गई या सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, नए लेआउट अप्रूव हो रहे हैं उसमें तो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। उसमें काफ़ी हद तक जो है वो उसको नए लेआउट बन रहे हैं और मास्टर प्लान के जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं और जिसमें लोग फ्लोर ऐड कर रहे हैं, जो ख़ासतौर से डेंस एरियाज़ में हैं, जो कि दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो चंद, अगर हम लैटिन जोन वगैरह को निकाल दें और जो घनी आबादी के एरिया हैं, तो मेरे ख्याल से वो विश्व के हाईएस्ट 4-5 जो शहर होंगे उसमें दिल्ली की डेंसिटी होगी। और जिस तरह से उसमें अगर आप जो लाल डोरा गांव है उसमें जाएं तो देखें आप कि अगर वहां पर अर्थक्वेक आ गया और इम्पैक्ट थोड़ा भी, क्योंकि अगर अर्थक्वेक का ये होता है कि जहाँ पर उसके वेव जिस तरह चलती है उस तरह से इम्पैक्ट आता है, ये नहीं है कि लीनियर इम्पैक्ट है, हर जगह एक जैसा है, पॉइंट टू पॉइंट। अब जहाँ पर अगरचे खुदा न खास्ता वो इसमें लाल डोरा जैसी जगहों में जहाँ पर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और निकलने का रास्ता तक नहीं है, और वहाँ पर सर के ऊपर अगर एक पत्थर छोटा सा भी गिरा, जो कि गिरने के बहुत चांस, तो इसलिए ओल्डर बिल्डिंग्स को, जो लाल डोरा एरिया है और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एरिया है, उसके बारे में स्पेशल टास्क फोर्स एक बनाना बहुत ज़रूरी है, जो जाके इनकी स्टडी करे और वो देखे। देखिए ये अर्थक्वेक, मैं तो ये मानूंगा कि भले ही वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, आई एक्सेप्ट कि भाई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और क्या पता ना भी कोई बड़ा आए, हम चाहते हैं, लेकिन प्रिपेयर्डनेस के लिए कोई हमें चूक नहीं रखनी है। अब हमको मान के चलना है कि एक हमें मेजर हादसा होने का चांस हो भी सकता है, तो एक टास्क फोर्स बना के हर जगह जो है स्पेशल हर जोन में जाके देखना पड़ेगा कि ये कौन सी बिल्डिंग है जो कि अनसेफ है, जिसके लिए गाइडलाइन ऑलरेडी एनडीएमए ने बना रखी है, गाइडलाइंस अच्छी आ गई जिससे टेस्ट कर सकते हैं कि एरिया जो है ये सेफ है या नहीं है और उसके लिए क्या एक्शन लेने हैं। लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा, म्यूनिसिपैलिटीज को और स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, उस पर बचने का अब समय नहीं रह गया है, ये हाई टाइम है। और साथ साथ एक और चीज़ है कि देखिए, एक है मिटिगेशन का भी पार्ट है कि प्रिवेंशन के लिए तो मैंने बताया कि आप उसको सर्वे करिए और आइडेंटिफाई करिए और बिल्डिंग को रेट्रोफिटिंग क्या करना है करिए,
लेकिन मिटिगेशन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बनाने का भी एक प्रोविजन है, जो कि URDPFI गाइडलाइन ऑन मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में दे रखा है कि फॉर एवरी 20,000 पॉपुलेशन देयर शुड बी वन डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। और ये डिजास्टर केवल अर्थक्वेक के लिए नहीं है, ये कोई भी और इस तरह की, हाँ, तो ये भी हमें बनाना बहुत जरूरी है, जहां पर कि फायर हो या कोई भी अर्थक्वेक हो या हेवी रेनफॉल का क्लाउड बर्स्ट हो, उन सब में क्या करना है। तो पीपल दे शुड बी एबल टू रीच द अफेक्टेड एरिया विद इन 3 to 5 minutes. Every square kilometer should have. So these are the measures which will help in mitigating the impact of a disaster like earthquake. गौतम साहब, कुछ दर्शकों के हमारे सुझाव और सवाल हैं। मैं 2 सवाल हैं जो लेना चाहूंगा आपसे जिन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों पहले तक हम बारिश कब और कैसे और कितनी होगी या बिजली कहां पर गिर सकती है इसको लेकर प्रेडिक्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये मुमकिन हो सका है। क्या भूकंप को लेकर भी कुछ इस तरह की तकनीक या विकसित की जा रही है, इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, या उसको लेकर चैलेंजेस क्या है? देखिए, जहां तक प्रिडिक्शन का सवाल है तो बहुत सारी स्टडी हो रही हैं, विदेशों में भी हुई हैं, जहां तक कि जापान ने भी खूब इस पर काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी ये माना कि प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग इसकी सटीक रूप से पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ही इसका सबसे अच्छा तरीका है। तो उन्होंने, आप देखिए, जापान में ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं, पूरा रिंग ऑफ फायर पे वो है। तो उन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं जो रोल करती हैं या झूल जाती हैं लेकिन गिरती नहीं है। तो इस तरह की, जैसे राणा साहब और सुधीर साहब ने भी बताया कि बिल्डिंग्स मारती हैं अर्थक्वेक। ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक आया, धरती फट गई और हम उसमें समा गए, ऐसा तो होता नहीं है। जो अर्थक्वेक के कारण जो बिल्डिंग हिलती हैं, कमजोर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो गिरते हैं और उनके नीचे दब के मर जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना जरूरी है। एक और सवाल है सर आपके लिए कि जो आपने पहले भी कहा था, थोड़ा सा उसका जिक्र किया था कि अगर बहुत लंबे समय तक भूकंप के झटके ना आए तो क्या स्थिति ये है कि सामान्य हो गई या एक बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है? देखिए, कई बार क्या होता है कि कई केसों में ऐसा होता है कि छोटे छोटे भूकंप जो ज्यादा देर तक आते रहते हैं तो इतना होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया 32 अर्थक्वेक अगर 4 के आएंगे तब जाके एक 5 का बनेगा। तो यानी 5 का अगर अर्थक्वेक आना था तो 32 अगर अर्थक्वेक 4 के आगे तो मैं मानता हूं कि 5 का अब आने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 6 का अर्थक्वेक ड्यू होगा तो 4 के अर्थक्वेक 32 into 32 टाइम्स एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो इतने अर्थक्वेक आने चाहिए कि जिससे उनकी 900 से भी ज्यादा गुना एनर्जी रिलीज हो जाए। तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। राणा जी, अब मैं आखिर में आपसे 2 सवाल। पहला मेरा ये कि जो साफ तौर पे नजर आता है कि भूकंप से बचाव एक रास्ता है और उसके लिए जरूरी है कि जो बिल्डिंग हम तैयार करें वो भूकंप रोधी हो, ये जो पैरामीटर तय किए गए हैं, क्या, क्योंकि आप लोगों की बैठक होती है राज्य सरकारों के साथ, अलग अलग राज्यों के साथ, ये इंश्योर करना क्या हो रहा है जमीन पर, ये कैसे तस्दीक करते हैं, कैसे आप लोग उसको चेक कर रहे हैं, और क्या हाई डेंसिटी सिटी दिल्ली जैसे राज्यों में भूकंप आना और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए कि टीमों का